हाय एवरीबॉडी। दोस्तों, सही तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए हमको वर्ड ऑर्डर पता रहना चाहिए। यानी कि एक सेंटेंस में अगर कोई वर्ड है, कोई सब्जेक्ट है, कि वर्ब है, कि ऑब्जेक्ट है, उसकी प्लेसमेंट क्या है, यानी कि उसका स्थान क्या है। तो दोस्तों, आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे वर्ड ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स, कि अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है और अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, तो उनकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, यानी कि वो सेंटेंस में कहाँ पर आएंगे, हमको उनको कहाँ पर रखना चाहिए जिससे कि हम सही इंग्लिश लिख या बोल सकें। दोस्तों, आपको एंड तक वीडियो देखना चाहिए जिससे कि आप इस टॉपिक को भली भांति समझ सकें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ड ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, एक बार ये भी समझ लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, एक वर्ब में, एक सेंटेंस में एक वर्ब के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा। वर्ब जो है वो है क्रिया, क्रिया के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, तो क्रिया का जिस ऑब्जेक्ट पर प्रत्यक्ष रूप से असर पड़े, सीधा सीधा असर पड़े, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब का, क्रिया का जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़े, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे समझ में आ गया दोस्तों? अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक अचूक तरीका बताता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का। वो तरीका ये है दोस्तों कि एक सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो निर्जीव वस्तु है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सजीव प्राणी है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप समझ गए दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि इस बात को जानने के बाद आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत एक्टिव पैसिव वॉइस में भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो सजीव और निर्जीव, या कभी आप कोई बैंक पीओ वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कंपेरेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो सीधा सीधा नियम है दोस्तों, एकदम रामबाण ये दवाई है, इसका कोई मुकाबला नहीं है कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं वर्ब के बाद, तो एक उसमें से जो निर्जीव वस्तु है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो सजीव प्राणी है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं वर्ड ऑर्डर पर। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स को लेकर के दो तरह से वर्ड ऑर्डर हो सकते हैं। कैसे? वर्ड ऑर्डर वन क्या है? वर्ड ऑर्डर वन है दोस्तों कि सेंटेंस से पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब, उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी सजीव प्राणी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी अ पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तु है। ही गेव मी अ पेन, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। I told him the truth, the news। I सब्जेक्ट है दोस्तों, told वर्ब है, him इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, the news ट्रूथ भी हो सकता था यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, the news निर्जीव वस्तु है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों, ये है वर्ड ऑर्डर नंबर वन ऑब्जेक्ट्स के लिए। आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन कई बार यही सेंटेंस आपको दूसरे तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, यानी ही गेव अ पेन टू मी। तब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम वर्ड ऑर्डर नंबर टू सीख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का। वर्ड ऑर्डर नंबर टू क्या है दोस्तों? वर्ड ऑर्डर नंबर टू ये है कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। वर्ड इसमें ऑर्डर नंबर वन में क्या था दोस्तों? सब्जेक्ट और वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखने के पहले आपको वहां पर टू लगा देना चाहिए। इस तरीके से आपका सेंटेंस भी करेक्ट रहेगा और मैसेज भी पूरा का पूरा पहुंच जाएगा। जो भी आप कहना चाहते हैं वो सही तरीके से कह पाएंगे। जैसे इन्हीं दो सेंटेंसेस को मैंने वर्ड ऑर्डर नंबर ऑब्जेक्ट्स के लिए टू में रखा है। जैसे पहला है सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी अ पेन, ये दोस्तों दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे बनेगा? ही गेव अ पेन टू मी, तो ही गेव अ पेन टू मी। या आई टोल्ड हिम द न्यूज़, या आई टोल्ड हिम द ट्रूथ को हम बोल सकते थे आई टोल्ड द न्यूज़ टू हिम, या आई टोल्ड द ट्रूथ टू हिम। तो दोस्तों, यही ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट्स के लिए दो ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर है जिसमें सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा ऑर्डर क्या है दोस्तों ऑब्जेक्ट्स का? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आपको टू लगाना चाहिए, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे
तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ करके अपनी बात को कह सकते हैं और सही तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, इंग्लिश ग्रामर सीखें, लर्न इंग्लिश ग्रामर। उस प्लेलिस्ट में आपको दुनिया भर के तमाम ग्रामर के टॉपिक्स हैं, छोटे भी हैं और डिटेल में भी हैं। आपको जो जो टॉपिक्स पसंद आए या जिन टॉपिक्स की आपको ज़रूरत है उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बने हुए, उनको देख के आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज इस टॉपिक को समझने के बाद, इस आज की क्लास के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, बोलने में भी, लिखने में भी और किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में भी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप जानते हैं ये सारी बातें। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना साथ दिया मेरा इतने टाइम तक। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर हम एक नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।